इस वीडियो में काफ़ी कुछ डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ समझ में भी आ जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से सीखने को मिल जाएंगी। तो एब्स के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, फैट लॉस के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं कि एब्स कैसे डेवलप किए जा सकते हैं, फैट परसेंटेज या फैट बॉडी से कैसे रिमूव किया जा सकता है। तो मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब एब्स बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पूरी बॉडी के दूसरे मसल्स होते हैं, एब्स भी बिल्कुल उसी तरह से मसल्स हैं। जब आप मसल्स को ट्रेन करते हैं, मसल्स ऑलरेडी होते हैं जिसकी वजह से आप मूवमेंट वगैरह करते हैं या जो भी हम फंक्शन हमारी बॉडी कर रही है मसल्स के ज़रिए ही कर रही है। तो जब आप उनको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, जो वेट ट्रेनिंग जिसे मैं कहता हूँ, या आप जो जिम में जो किसी भी तरीके से जो रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, वेट्स के ज़रिए करते हैं, बैंड्स के ज़रिए करते हैं, बॉडी वेट के ज़रिए करते हैं, उनको वेट ट्रेनिंग करते हैं। जब हम वो ट्रेनिंग करते हैं तो वो मसल्स उनकी रिस्पॉन्स में जो है वो मसल्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं, मसल हेल्थ इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। लेकिन फॉर एग्जांपल अब एब्स के मामले में ये होता है कि अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे ये रजिस्टर या ये फैट की लेयर है एक, तो इसको अगर रख देता हूँ तो जब तक इसको मैं हटाऊँगा नहीं, मैं मसल्स को ट्रेन कर रहा हूँ, मसल ग्रो हो रहे हैं, मसल्स की हेल्थ बेटर हो रही है। किसी भी तरीके से मैं लेग रेजेस या क्रंचेस या ओवरलोड करके किसी भी तरीके से मसल्स को ट्रेन कर रहा हूँ, मसल हेल्थ बेटर हो रही है। लेकिन जब तक ये आगे से नहीं हटेगा मसल्स नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे जैसे ये फ़ैट की लेयर कम होती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल रिमूव हो जाएगी, वैसे वैसे मसल्स जो है वो नुमायाँ होते होते बिल्कुल वाज़े हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको एब्स को आप एब्स तो ट्रेन कर रहे हैं, आपके मसल्स अच्छे हो रहे हैं, लेकिन उनको विजिबल करने के लिए आपको फ़ैट परसेंटेज या बॉडी में से फ़ैट को रिमूव करने की या कम करने की भी ज़रूरत होती है। तो अब फ़ैट कैसे बॉडी में से कम करते हैं उसका मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि अगर आपकी बॉडी के ऊपर फ़ैट है उस सूरत में, ठीक है, अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक तरफ आपके बैंक में आपने 50,000 रुपये रखा हुआ है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपकी डेली इनकम है 2,000 रुपये, ठीक है। तो इसी तरह दूसरी तरफ आपकी बॉडी पे फॉर एग्ज़ाम्पल 5 kg बॉडी फैट है, ठीक है, और आपका डेली कैलोरिक इनटेक है 2,000 किलो कैलोरीज, आप डेली खाते हैं इतना। दूसरी तरफ आपकी इनकम 2,000 रुपये है, आप डेली 2,000 कमाते हैं और डेली 2,000 ही खर्च करते हैं, तो आपके ये बैंक बैलेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरी तरफ आप डेली 2,000 कैलोरीज़ खाते हैं और 2,000 कैलोरीज़ ही खर्च करते हैं, आपका टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो भी 2,000 है और आपकी इनकम या आप जो खा रहे हैं वो भी 2,000 है। तो आपके बॉडी फैट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके मसल्स भी अच्छे होते रहेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे तो जो भी आप करेंगे आपका इम्प्रूवमेंट आती रहेगी मसल्स में, लेकिन आपके ऊपर से वो फैट नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एक दिन इनकम कम हुई, आपने 1,500 रुपये कमाए, लेकिन आपका जो ख़र्चा था वो वही रहा 2,000। तो अब बाकी जो 500 का डेफिसिट है, जो 500 रुपये की कमी आई है, उसको आप कैसे पूरा करेंगे, वो आप निकालेंगे बैंक में से। तो अब बैंक में आपके कितना रह जाएगा, 49,500। ठीक है, अब आपका बैंक बैलेंस जो है वो कम हो जाएगा। इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी दिन 1,500 कैलोरीज़ खाई, लेकिन आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो 2,000 ही रहा। ठीक है, अब ये जो 500 कैलोरीज़ का डेफिसिट था, इसको बॉडी ने जो फैट स्टोर किया होगा ये वहीं से लेगी। ठीक है, और उसकी नतीजे में क्या होगा कि ये जो फैट है इसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। ये फॉर एग्ज़ाम्पल 4.5 किलो या थोड़ा सा 5 kg से कम हो जाएगा। तो लेकिन अगर अगले दिन ही आपकी इनकम है, अगले दिन आपकी इनकम 2,500 होती है और आपका खर्च 2,000 है, तो वो जो एक्स्ट्रा 500 होगी उसको आप दोबारा बैंक में रखेंगे और ये दोबारा 50,000 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप अगले दिन भी आप कैलोरीज ज़्यादा ले लेंगे, 2,500 कैलोरीज ले लेंगे, जो एक्स्ट्रा 500 कैलोरीज हैं वो दोबारा आपकी बॉडी स्टोर कर देगी। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि आप 1-2 दिन के रिजल्ट्स को देख रहे होते हैं, 1-2 दिन के इनटेक, 1-2 दिन के आउटपुट को देख रहे होते हैं, लेकिन ओवरऑल नहीं देख रहे होते। आप जब दोबारा ओवर ईटिंग करते हैं तो बॉडी उसको दोबारा स्टोर कर देती है। आपका एनर्जी इनटेक या कैलोरिक इनटेक बढ़ता है तो आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसको कम करने का यही एक तरीका है, कैलोरिक डेफिसिट। अब इस डेफिसिट को क्रिएट करने के लिए या इन कैलोरीज को कंट्रोल करने के लिए वो सबके अपने अपने तरीके होते हैं। किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है। आप कीटो करना चाहें वो कर सकते हैं,
इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन ये सारी जो डाइट्स होती हैं या ये जो अजीबोगरीब तरीके होते हैं ये ज़्यादा देर तक सस्टेनेबल नहीं होते, ठीक है। और इनमें कोई ऐसी हकीकत नहीं होती कि वो डेफिसिट से हटकर आपको कोई रिजल्ट नहीं दे सकते। कीटो का भी डाउन साइड होता है कि आप हाई इंटेंसिटी आपके जो वर्कआउट्स हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपको क्रेविंग होगी मीठे की, कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज़्यादा, तो आ जाके आपने कोई 1-2 महीने उसे फॉलो करना है या इससे भी कम, उसके बाद फिर आपने अपनी नॉर्मल डाइट पे आ जाना है। लेकिन कंसेप्ट आपका ख़राब हो जाना है, आपको ये समझ नहीं आएगी कि ये सारा मामला जो है वो कैलोरीज़ का है। तो उसके बाद इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है कि आप बिला वजह सारा दिन अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं। अगर तो आप मील्स नहीं लेना चाहते दिन में, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि दिन के एक गैप या एक जो है वो कुछ घंटों के दरमियान ना खाने से आपका फ़ैट लॉस हो जाएगा, तो वो आप गलत हैं। क्योंकि आपका जो टोटल इनटेक मैटर करता है। आपने दिन में भी बहुत ज़्यादा खा लिया, सुबह में आपने रात में भी बहुत ज़्यादा खा लिया, और आप ये समझ रहे हैं कि दिन के जो 5 घंटे आपने फास्ट किया है वो आपको रिज़ल्ट दे देगा या उससे आपका जो फ़ैट लॉस हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ये ओवरऑल इनटेक पर। उसके बाद आप जो जहाँ के टोटके, कहवे, फक्कियाँ, मंजन जो भी हैं वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो वो आपको नुकसान नहीं देते, आपको सेटिस्फाई। अब इन चीज़ों से क्या होता है, प्लासीबो इफेक्ट मिलता है आपको, ठीक है। प्लासीबो होता है एक छोटा सा धोखा होता है, जैसे कि आपके दांत में दर्द हो और आप किसी से तावीज़ ले लें और आपको वो लगने लगता है कि यार जनाब मेरा तो दांत दर्द ठीक हो गया तावीज़ से, लेकिन 2-4 दिन बाद आप फिर वही डॉक्टर के पास पहुंचे होते हैं दांत निकलवाने के लिए। तो ये प्लासीबोज होते हैं। टोटके और इस तरह की चीज़ों में कोई हकीकत नहीं होती, आपको अच्छे लगते हैं आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के सप्लीमेंट्स कुछ आ रहे होते हैं, उनमें वो ज़्यादातर वो रेगुलेट नहीं होता किसी अथॉरिटी की तरफ से। आपको मोस्टली नहीं पता होता कि उसमें क्या है, क्या उसमें कोई स्टेरॉइड्स तो नहीं आ रहे या उसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट तो नहीं डाल दिया उन्होंने कि जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, और उसमें कोई हकीकत भी नहीं होती कि वो आपको इस एनर्जी बैलेंस से हट के कोई रिज़ल्ट दे सके। तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप किसी डाइट प्लान को, किसी डाइट पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब मसल बिल्ड करने के लिए और मसल को सपोर्ट करने के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। दूसरी तरफ फ़ैट लॉस के लिए कैलोरिक डेफिसिट मस्ट है। वो आपके ऊपर से फ़ैट किसी भी जगह से तभी जाएगा जब आप डेफिसिट में खाएं। अच्छा, अब स्पेसिफिक मतलब कि स्पॉट रिड्यूस कहते हैं जिसे, या कि आप कहेंगे सिर्फ मेरे बैली के ऊपर से फ़ैट जाए या सिर्फ मेरे शोल्डर के ऊपर से फ़ैट जाए या सिर्फ मेरे लेग्स के ऊपर से फ़ैट जाए, तो ऐसा नहीं होता। मैं इसको भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बैंक का जो है वो टोटल बैलेंस है 50,000, ठीक है। तो एक बंदा जो है वो, ये काफ़ी सारे लोगों के इसमें अकाउंट्स हैं। अब एक बंदा क्या करता है कि वो 10,000 रुपये बैंक में से निकलवा लेता है, तो उससे क्या होगा कि ये बैंक के टोटल अकाउंट पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अब ये कितना रह जाएगा, 40,000। अब ये बैंक का टोटल बैलेंस 40,000 रह जाएगा, तो क्या होगा कि वो अमाउंट पूरे बैंक में से निकलेगी। मतलब बैंक का तो जो क्लोजिंग बैलेंस या टोटल बैलेंस जो वो 40,000 रह गया, उस पर फ़र्क। अब इसी तरह आपकी पूरी बॉडी पे अगर फ़ैट 5 kg स्टोर है, तो जब आप डेफिसिट में आएंगे, आप कोई 1 kg फ़ैट लॉस करेंगे, तो वो फ़ैट जो है वो किसी स्पेसिफिकली एक जगह से नहीं जाएगी। जब आप मसल को ट्रेन करते हैं तो वो मसल ही ट्रेन हो रहा है, एब्स को ट्रेन करें, नीचे से मसल ट्रेन हो रहे हैं, वो वहाँ से ही फ़ैट नहीं जाएगा। फ़ैट ओवरऑल इस पूरे 5 kg में फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। 1 kg का फ़र्क पड़ेगा और ये 4 kg रह जाएगा। वो हर जगह से जाएगा, वो लेग्स पे से भी जाएगा, वो फ़ैट आपके पेट से भी जाएगा, वो शोल्डर से भी जाएगा। एक ग्रेजुअली एक परसेंटेज के हिसाब से पूरी बॉडी के कई जगह पे फ़ैट ज़्यादा होता है, किसी पार्ट पे फ़ैट कम होता है। तो जहाँ पे ज़्यादा फ़ैट होगा वहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, जहाँ पे बहुत कम ऑलरेडी कम फ़ैट होगा वहाँ पे कम फ़र्क पड़ेगा। तो आप ऐसे टारगेट नहीं कर सकते वो आपकी बॉडी कहाँ फ़ैट ज़्यादा स्टोर करती है। जनरली वो पेट पे ज़्यादा स्टोर होता है, ठीक है। और कहाँ से फ़ैट ज़्यादा लेती है वो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। वो जैसे जैसे आपका फ़ैट परसेंटेज नीचे आता जाएगा, आप फ़ैट कम करते जाएंगे, डेफिसिट करते जाएंगे, आपकी बॉडी से वो फ़ैट ओवरऑल वो जाता जाएगा। अच्छा, अब ये तो हो गया पेपर वर्क, मतलब बोर्ड पे समझाना या बातों से करना, ये तो बहुत आसान होता है, ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन जब प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें बहुत सारी आपको हर्डल्स या परेशानियाँ देखने को मिलती हैं। जब आप डाइट ओवर रिस्ट्रिक्टेड डाइट करते हैं तो उसके बॉडी से हार्मोनल
इमोशनल साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज भी आपको आते हैं, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा ओवर रिस्ट्रिक्ट मैं कहूँ जी आपने 500 कैलोरीज खानी है और 500 कैलोरीज पे ही गुजारा करना, तो कहने को तो बड़ा आसान है। 500 कैलोरीज पे कोई इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। 1000 1500 इवन 1500 कैलोरी डाइट भी सस्टेनेबल नहीं होती, ठीक है। कैदी अगर जेल का हो तो उसको 1500 दी जाए तो वो तो गुजारा करेगा, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए इतनी कम कैलोरीज पे सर्वाइव करना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है और ज़्यादा देर तक सस्टेनेबल नहीं होता। और फैट देखिए, फैट परसेंटेज हर बॉडी अलग, मतलब आप कितना फैट परसेंटेज सस्टेन रख सकते हैं ये डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स पे। ये कैपेसिटी, ये कैपेबिलिटी हर बॉडी की अलग होती है। अब कुछ बॉडीज़ ऐसी हैं कि जो 15% पे ऑल अराउंड ईयर रह सकते हैं वो लोग बगैर किसी प्रॉब्लम के। अब मेरी ये कंडीशन है कि मैं अराउंड 12-13 कोई मसला नहीं होता, बगैर किसी एफर्ट के मैं कुछ भी खाता रहूँ मेरा ये फैट परसेंटेज मेंटेन रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर खा रहा होता हूँ, नहीं, लेकिन मैं मोस्टली सब कुछ खा रहा होता हूँ, लेकिन ओवरऑल कैलोरीज मेरी कंट्रोल रहती हैं। अगर एक टाइम में ज़्यादा खा लिया तो दूसरे टाइम में इतनी भूख नहीं लगेगी, तो इस तरीके से जो है वो चीज़ें अंडर कंट्रोल रहती हैं। और वेट ट्रेनिंग वगैरह मेरी जो है वो कंसिस्टेंट होती है डेली बेसिस पे, तो इस तरीके से चीज़ें मामला जो है वो कंट्रोल रहते हैं। अब ये कैपेसिटी हर किसी की अलग अलग है। अगर ये बेसलाइन हंगर पे भी डिपेंड करता है कि आप, कुछ लोगों को भूख ज़्यादा लगती है, जेनेटिकली ही उनकी हंगर ज़्यादा होती है, कुछ लोगों को कम लगती है। तो इसको सस्टेन रखना बहुत लो फैट परसेंटेज को, अगर मैं 6, 7, 8 पे जाता हूँ तो उसको सस्टेन करना ज़्यादा देर तक मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता। कुछ 1, 2 माह, 3 माह, उससे ज़्यादा जो है बहुत लो फैट परसेंटेज को मेंटेन करना मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल, नियरली इम्पॉसिबल होता है, और वो हेल्दी भी नहीं होता, ठीक है। ये सब के लिए ये चीज़ें डिफरेंट होती है। तो अराउंड 15, 18, अंडर 20 अगर आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज है तो वो ठीक है, बिल्कुल। लोगों के बिल्कुल थोड़ा सा फैट होता है, वो मतलब फिर भी पीछे पड़े होते हैं, ये किसी तरीके से चला जाए, किसी तरीके से चला जाए, वो फैट चला जाएगा। आप ओवर रिस्ट्रिक्टेड डाइट करेंगे, कोई वो फैट चला जाएगा। लेकिन जैसे ही आपको दोबारा स्ट्रेस, अब डाइट, ओवर रिस्ट्रिक्ट डाइट आप करते हैं तो क्या होता है कि आपको अग्रेशन आना शुरू हो जाता है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन होना शुरू होता है, आपकी स्लीप में आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, आपकी एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं, आप लेजी फील करना शुरू कर देते हैं। उसको वो फैट तो एक दफ़ा चला जाएगा, आप थोड़ी एफर्ट करेंगे, अपने आप को जो है वो मुश्किल में डालेंगे, लेकिन वो दोबारा आ जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को पेपर पे समझाना और डिलीवर करना, बातों में करना सारा कुछ आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली तब पॉसिबल होगा कि आप बैठ के, ज़्यादातर लोग क्या कर रहे होते हैं कि उनका दिल होता है कि हम बैठे रहें और बस कोई बंदा हमें समझा दे और हमारी बॉडी बन जाए और फैट भी चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जब इन सारे पुट टुगेदर करेंगे, इन सारे वर्क को, आप वर्कआउट भी करेंगे, आप जो है वो डाइट को भी समझेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये मामला सारे आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगे और आपकी हेल्थ में ओवरऑल इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। ओके, टेक केयर।